Hello students, I, Miss Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. I am from Mumbai and I have completed my Masters in Business Management and I am SET and NET both qualified in the subject of Commerce. Today, I'll be discussing 5 questions of communication topic of paper 1. In my last video, I have discussed the complete syllabus of this topic. So you can check my last video and now I will directly go to the questions. Let's read the question. The communication between two persons through letters is an instance of. अब जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ही हिंट होता है कि आंसर क्या है. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स, तो टू पर्सन्स को आप हाईलाइट कर लीजिए थ्रू लेटर्स. तो अभी यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि टू पर्सन्स की कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं और लेटर्स कौन सी टाइप का कम्युनिकेशन. इंस्टेंस का मतलब रहता है एग्जाम्पल. तो ऑप्शंस रीड कर लेते हैं. इंटरपर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको ये टर्म्स के मतलब नहीं पता इंटरपर्सनल नॉन वर्बल या वर्बल, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस और आंसर्स एक ही जैसे लग रहे हैं. इसलिए मैं रिपीट करती हूँ कि नेट सेट को हम रट्टा एग्जाम नहीं कंसिडर कर सकते. यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है. तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर इसी क्वेश्चन में हम कैसे 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहती है दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन. तो जैसे मैंने आपको बोला क्वेश्चन में ही हिंट है, तो टू पर्सन जब वर्ड आ जाता है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो गारंटी है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहती है जहां पर वर्ड्स भले वो रिटन या ओरल को हम यूज नहीं करते. ठीक है. इंटरपर्सनल वर्बल बोल रहे. अब मैंने आपको बताया इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन और वर्बल मतलब यहाँ पर वर्ड्स यूज हो गए, या वो ओरल हो सकता है या वो रिटन हो सकता है. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रहती है जो हम खुद से बात करते हैं. ठीक है, विद इन. जैसे आप एग्जाम में आपको एग्जाम का क्वेश्चन टफ लग रहा है, आप बोल रहे हो ओ माय गॉड ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, या आप जब रात को सोने से पहले प्रे कर रहे हैं तो आप खुद से वो बात कर रहे हैं ना, भगवान जी से बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल. तो आप कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं. इंटरपर्सनल जैसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होता है तो दो कॉलेजेस के बीच में, और इंट्रापर्सनल होता है जब विद इन द कॉलेज होता है. ऐसे आप पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है अदर देन द वर्ड्स, रिटन और ओरल. तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स या कलर्स. ठीक है, तो ये सब हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है. और इंट्रापर्सनल मैंने आपको बता दिया और वर्बल का मतलब भी मैंने आपको बता दिया. तो जब मेरी हिंट है यहाँ पर टू पर्सन्स, तो डेफिनेटली आंसर या तो 1 और 2 में से रहेगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो हमें इंट्रापर्सनल बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताया विद इन रहता है. तो यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब लेटर्स कौन सी कम्युनिकेशन. लेटर्स होते हैं वर्ड्स जो रिटन फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर वो वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया वर्बल की डेफिनेशन क्या रहती है, जहां पर हम ओरल या रिटन वर्ड्स यूज करें. तो लेटर राइटिंग में क्या रहेगा, रिटन. तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन. तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में टू पर्सन का मतलब पता था और लेटर्स कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन है, तो आपको इतना भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता. फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, प्रोवाइडेड हमें मीनिंग पता था. तो हियर द करेक्ट आंसर इज इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन. हमने यहाँ पर ही इतने सारे वर्ड्स के मतलब जान लिए, टर्म्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, व्हाट इज इंटरपर्सनल, व्हाट इज इंट्रापर्सनल, या व्हाट इज वर्बल एंड व्हाट इज नॉन वर्बल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A general code of conduct circulated among the employees of an institution is example of which type of communication. ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट किया जाता है. अभी जनरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कैसे रहता है, जैसे कोई एथिक्स है, कोई प्रिंसिपल्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है. अब डेफिनेटली उसको कौन बनाता है, ठीक है, वो फ्रेमिंग कौन करते हैं, हायर लेवल. तो जब कम्युनिकेशन हायर लेवल से लोअर लेवल तक जा रही है उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है. तो जैसे ही हमें जनरल कोड ऑफ कंडक्ट एक एग्जांपल दिया, ठीक है, अब ये तब तक हमें समझ नहीं आएगा जब हमें जनरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब नहीं पता, या हमको ये जो ऑप्शंस के टर्म्स दिया हमें वो नहीं पता.
तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज लैटरल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहती है जब हायर लेवल से लोअर लेवल तक कम्युनिकेट हो, कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे जा रही है, डेफिनेटली एरो नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब अथॉरिटी लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शंस दे रही है या मैसेज दे रही है उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जनरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या था हमारा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि हायर लेवल। अगर आपको ये नहीं पता कि जनरल कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है तो यहाँ पर हमारा आंसर रॉन्ग हो जाए। तो थोड़ी बेसिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन सेम लेवल। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर इज कम्युनिकेटिंग विद मार्केटिंग मैनेजर, सो बोथ आर ऑन द मैनेजर लेवल, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बात करें कॉमर्स डिपार्टमेंट के, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो दोनों का सेम लेवल, बोथ आर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल का ही दूसरा नाम है लेटरल कम्युनिकेशन। सेम स्टेटस पर जब बात हो रही है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम नहीं पता था तो क्वेश्चन अगर उसके ऊपर आता तो आप डेफिनेटली आंसर नहीं सॉल्व कर पाते। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी रिपीट किया था और अब भी बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन जैसे या कोई भी नेट सेट का आप स्टडी करते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी, हर वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है ऐसा जानना बहुत जरूरी। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या रहती है, जो लोअर लेवल से अपर लेवल तक जा रही है। तो अगर हमें फीडबैक मिल रहा है एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज फीडबैक दे रहे हैं सीनियर लेवल को, तो उसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज मूविंग अपवर्ड्स। तो जितना क्लैरिटी आपकी कॉन्सेप्चुअल रहेगी उतना इजी आपका आंसर आएगा। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी रहती है, जो फ्लो करती है हायर लेवल टू लोअर लेवल, हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल ऑन द सेम लेवल, एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन जो लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, द लैटिन वर्ड्स कम्युनिस्ट और कम्युनिकेट फ्रॉम विच द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड मीन्स। अब आप जब ये स्टडी करते हैं कोई भी कम्युनिकेशन की बेसिक बुक की, अक्सर ये फर्स्ट लाइन रहती है। तो उन्होंने बताया ये लैटिन वर्ड से जो कम्युनिस्ट है या कम्युनिकेट, ये कौन, फ्रॉम विच द टर्म, इस वर्ड से कम्युनिकेशन डिराइव हुआ है, इसका मीनिंग बता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मेक समथिंग अनकॉमन, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब जो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट और कम्युनिकेट, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग कॉमन। अब जैसे मैं आपको आज यहाँ पर कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बता रही हूँ कि आप कैसे आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये क्या किया, इन्फॉर्मेशन अपने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखी और मैंने इसको इन्फॉर्मेशन को कॉमन कर दिया। तो इसको क्वेश्चन का आंसर है मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, तो लैटिन, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेट का मतलब आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक था एकदम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हर बार नहीं आते हैं, हर टॉपिक में एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस ऐसे इजी रहेगी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे मेक समथिंग अनकॉमन, तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हम शेयर करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे और हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। सो मोस्ट सुटेबल आंसर इज 1। Now let's move on to barriers के टॉपिक पर। Some of the barriers to effective communication। मैंने आपको जब पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बैरियर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो मेरे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऑप्शंस दिए, देखिए यहाँ पर जो अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें तो हमें याद रखना है कि हमें नीचे कोडिंग दी हुई है, ऊपर हमें 4 ऑप्शंस दिए और बता रहे हैं इनमें से कौन से बैरियर्स। अब बैरियर्स का मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो अभी पहला ऑप्शन है पॉलीसेमी, सिंपल लैंग्वेज, यूज ऑफ क्लिशेस और इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पर अगर आपको पॉलीसेमी का मतलब नहीं पता तो आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यूज ऑफ क्लिशेस का मतलब नहीं पता है तो आंसर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इनका मीनिंग देख लेते हैं। पॉलीसेमी मतलब होता है मल्टीपल यूसेज ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीसेमी। अब जैसे मैं चीप वर्ड यूज करूँ, चीप का मतलब रीजनेबल भी हो सकता है, कुछ लोग उसको अलग मीनिंग में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर पॉलीसेमी का मतलब मल्टीपल मीनिंग्स। सिंपल लैंग्वेज तो कभी भी बैरियर नहीं होगा, क्योंकि हम जितना सिंपल लैंग्वेज रखेंगे उतना कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा, समझना भी और बोलना भी। यूज ऑफ क्लिशे रहते हैं जो वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीटेडली यूज हो चुके, जैसे हम बार बार बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड या ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो ये बहुत सारे फ्रेजेस है जो अब आउटडेटेड हो गए, तो उनको बोलते हैं क्लिशे। एंड इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कभी भी हमारा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं रहेगा।
तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली पता है, अगर ए का मीनिंग नहीं पता होता तो हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते, बट मुझे श्योर है कि सिंपल लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं है और इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी बैरियर टू कम्युनिकेशन नहीं। तो यहाँ पर हमको बैरियर पूछा गया था, तो ए हमारा पोलिसेमी है, बैरियर है, और सी, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर हम एग्जाम में क्या गलती करते थे, कभी कभी हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है। यहाँ पर बैरियर्स पूछा था, हो सकता है हमने गलत तरीके से आंसर मार्क कर दिया, तो नेगेटिव ढूंढना था, तो पोलिसेमी और यूज ऑफ क्लिशे हमारे बैरियर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following will help overcome communication barriers? अब देखिए सेम क्वेश्चन इन द सेंस कॉन्सेप्ट सेम है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रही है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम। ओवरकम करना मतलब बैरियर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए, फोकस लिसनिंग, नेग्लेक्टिंग सिमेंटिक नॉइज, टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, या यूज ऑफ क्लीशे इडियम्स। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया क्लीशे इडियम्स तो हमारा बैरियर है, हम उनको यूज करके रिपीटली यूज फ्रेम्स को यूज करके कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अच्छे से लिसन करूंगी, फोकस लिसनिंग करूंगी, तो मेरा बैरियर खत्म होगा। कितना भी डिस्टर्बेंस आने दो, अगर हम कोशिश करें अच्छे से सुनने की, तो दैट विल हेल्प टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। तो लास्ट क्वेश्चन में हमको नेगेटिव ढूंढना था बैरियर, बट इस क्वेश्चन में हमको ओवरकम मतलब पॉजिटिव ढूंढना है। तो जितना ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट करके लिसन करूंगी उतने मेरे बैरियर्स खत्म हो जाए। हम नेग्लेक्टिंग सिमेंटिक नॉइज को कभी भी बैरियर ओवरकम नहीं कर सकते। टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर तो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है, और यूज ऑफ क्लीशे इडियम तो हमारा बैरियर। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या रहते हैं, दो स्टेटमेंट्स दी होती है, आइदर बोथ कैन बी ट्रू, both can be false, और one of them can be true और one of them can be false। इन दो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में रिलेशनशिप नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर सीधा हमको बताना है या वो ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट 1। aggressive and inflammatory statements by the teachers makes the classroom communication academically effective। Statement 2, choice of appropriate words lends credence to classroom communication process। अब देखिए यहाँ पर कितने वर्ड्स है, एग्रेसिव, इन्फ्लेमेटरी या क्रीडेंस। अगर इन तीनों वर्ड्स का मतलब मुझे नहीं पता है तो आंसर सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आई रिपीट, आप जो लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर रहे क्वेश्चन पेपर को, वहां पर अपना कमांड बनाइए। एग्रेसिव का मतलब होता है जैसे थोड़े गुस्से से बात करना, एंगर से। इन्फ्लेमेटरी भी वही रहेगा कि गुस्सा या तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट जिससे प्रोवोक हो। तो याद रखिए, जब हम टीचर रहते हैं और हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या वो रियल लाइफ हो या क्लासरूम, हमें कभी भी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं बोलनी है जिससे एंगर ज्यादा बढ़े, या हम कुछ ऐसी बातें नहीं करें जिससे हम किसी को प्रोवोक करें। तो एग्रेसिव और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स अगर टीचर क्लासरूम में यूज कर रही है, उसका कभी भी बेनिफिट नहीं होगा, इनफैक्ट इट बिकम्स नेगेटिव। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि एग्रेसिव और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स बाय द टीचर्स मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिवली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उल्टा टीचर को पॉजिटिव काइंड वर्ड्स यूज करने। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, अगर हम सही वर्ड्स का यूज करेंगे, इट लेंड्स क्रीडेंस टू क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। यस, जितने अच्छे तरीके के वर्ड्स जो एप्रोप्रिएट है कंटेंट को, जो हमारी स्टडीज को रेलेवेंट है, जो उस कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट को रेलेवेंट है, अगर उसको हम अच्छे से यूज करेंगे तो वो उतनी जल्दी एक्सेप्टेंस हो जाएगा। क्रीडेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो हमारे सही वर्ड्स कम्युनिकेशन को इजिली एक्सेप्ट कराते हैं। तो आई एम 100% श्योर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहाँ पर मुझे क्या समझ आया कि मुझे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एग्रेसिव और इन्फ्लेमेटरी और मुझे क्रीडेंस का मतलब जानना जरूरी था। फिर से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। यस, बराबर है ना, हम वर्ड चॉइस कर रहे हैं, वो एसेंशियल एक मैंडेटरी बन जाता है हमारी अच्छी कम्युनिकेशन के। ओरल कम्युनिकेशन कौन सी रहती है, जो हम बोल के कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेटर राइटिंग के एग्जांपल में, ओरल में
हम स्पोकन कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न में वर्ड्स होते हैं, बट ये दोनों वर्बल है, तो अच्छे से सही वर्ड्स यूज करेंगे। कहते हैं ना वर्ड्स में इतना पावर है, हम किसी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, डीमोटिवेट। तो अगर हम सही वर्ड्स यूज करें तो इट इज एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फेस पर जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जैसे टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए बट अगर क्लास में वो लास्ट लेक्चर था तो बच्चे थोड़े टायर्ड हो जाएंगे, फेसेस बनाएंगे, यॉन करोगे तो हमें तुरंत पता लग जाएगा दे आर टायर्ड, तो दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन। एंड पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, फॉल अंडर विजुअल, यस, अगर वो हमको दिखता है ना फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी पोस्चर, तो यस दे फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन। तो अब ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है? तो एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, यस दिस इज ट्रू। एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर्स फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन, दिस इज आल्सो ट्रू। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए ओरल कम्युनिकेशन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर्स क्या है, तो हमारा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेट 2022 के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, आप फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट कुछ 20 मई तक है, तो आप जितने जल्दी फॉर्म भरिए उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।